Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SPS Law College, Sriganganagar. We are studying legal language, legal writing, and general English. And next question is, what is resume writing? Resume writing कैसे होती है? ये resume क्या होते हैं? करिकुलम वाइटे क्या होता है? बायोडाटा क्या होता है? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझेंगे. देखिए, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अपने जब भी आप जो है कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं एज अ फ्रेशर, या फिर आप किसी एकेडमिक जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी रिक्रूटमेंट के लिए, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ, तब उनको आप जिस फॉर्म में लिखते हैं उनको ही रिज्यूम या करिकुलम वाइटे या फिर बायोडाटा जो है बोला जाता है. तो देखिए, ये आपका एक कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने बायोडाटा को बताने का एक तरीका होता है, जिससे जो है आप जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी सिक्योरिटी के बाद जो है आपको जॉब दी जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनको लर्न करना और इनका फॉर्मेट कैसे होता है इसको बनाना आपके लिए ज़रूरी है. तो देखिए, ये सभी को जो है इंग्लिश में ही बनाना है. जितने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी इंग्लिश में बनाना है. तो हम यहाँ पे एक समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिज्यूम राइटिंग होती कैसे है, ये बायोडाटा क्या होता है, और करिकुलम वाइटे क्या होता है, और इन सभी में डिफरेंसेस क्या क्या है यहाँ पे. तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग. तो रिज्यूम राइटिंग क्या होती है इसको पढ़ लेते हैं. अ रिज्यूम इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट created and used by a person to present their background, their skills and accomplishment. तो रिज्यूम क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करते हैं एंड यूज्ड बाय अ पर्सन, जिसको पर्सन यूज़ करता है अपने आप को प्रेजेंट करने में. अपनी उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके स्किल्स क्या है, उसकी अकम्पलिशमेंट क्या है, उसने क्या क्वालिफ़िकेशन ले रखी है, उसके क्या क्या स्किल है उस क्वालिफ़िकेशन के अंडर, और उसकी टोटल बायोडाटा, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सारे जो है आप जो है थ्रू रिज्यूम बताते हैं. तो रिज्यूम जनरली क्या है, अगर सब पूछते हैं आपसे रिज्यूम क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि क्रिएट किया जाता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी बैकग्राउंड, अपनी स्किल और अपने अकम्पलिशमेंट को प्रेजेंट करने के लिए. रिज्यूम कैन बी यूज्ड टू सिक्योर न्यू एम्प्लॉयमेंट. रिज्यूम इसलिए भी यूज़ किया जाता है जब आपको नौकरी चाहिए होती है, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, तब भी आप जो है रिज्यूम का यूज़ करते हैं. आप अपना सारा जो है उसमें अपनी स्किल, अपनी अकम्पलिशमेंट, अपनी बैकग्राउंड उसमें बताते हैं. A resume contain a summary of the relevant job experience and education. तो रिज्यूम से क्या होता है? रिज्यूम से जो है आप उस जॉब से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस बताते हैं, और उस जॉब से रिलेटेड आपके पास क्या एजुकेशन है वो आप बताते हैं. तो इन होल अब आपके पास रिज्यूम क्लियर है. रिज्यूम क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपने को प्रेजेंट करते हो, अपनी बैकग्राउंड को, अपनी स्किल को, अपनी अकम्पलिशमेंट को. ये जनरली एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे जो है आप उस जॉब से रिलेटेड, जो कि किसी डिपार्टमेंट ने कोई पोस्ट निकाली है, उस जॉब से रिलेटेड आप अपना जो है एक्सपीरियंस बताते हैं, और उस जॉब से रिलेटेड अपना एजुकेशन जो है वहाँ पे बताते हैं. द रिज्यूम इज़ यूजली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग अलॉन्ग विद द कवर लेटर and sometime an application for the employment which a potential employer sees regarding the job seekers, and it's typically used to screen the applicant, often followed by an interview. तो यहाँ पे साफ लिखा है कि रिज्यूम क्या है. रिज्यूम एक पहला थिंग है, सबसे पहला काम होता है जॉब लेने के लिए आपके पास एक रिज्यूम होना, अलॉन्ग विद कवर लेटर. एक कवर लेटर होता है, उसके साथ आप अपना रिज्यूम लगाते हैं. कवर लेटर भी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है. और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है, एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट लगाई जाती है, और एम्प्लॉयर जो होता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो होता है, वो उससे जानना चाहता है कि आपके पास क्या क्या जो है क्वालिफ़िकेशन उसके रिगार्डिंग है, और वो आपकी उस एप्लीकेशन को फिर स्क्रीन करता है, उसकी स्क्रूटनी करता है, उसको पढ़ता है, उसको देखता है अच्छे से इंटरव्यू लेने से पहले. तो इंटरव्यू में तभी बुलाया जाता है जब बायोडाटा जो है उस जॉब की, उस रेलिवेंट जॉब की के अकॉर्डिंग अगर वो रिज्यूम है तो पहले क्या कर होता है, एक रिज्यूम जो है बनाया जाता है, उसके साथ कवर लेटर जो है पोटेंशियल एम्प्लॉयर को भेजा जाता है. पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो है वो उस एप्लीकेंट की उस
रिज्यूम के थ्रू जो है उसकी स्क्रीनिंग करता है और उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए उसको बुलाता है। द फर्स्ट इम्प्रेशन आर इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट इम्प्रेशन that you make on prospective trainer or employer depend on the content and representation of your resume। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिज्यूम में आपने अपना इंप्रेशन कैसे डाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एम्प्लॉयर जो है आपको जॉब देता है, आपने किस तरीके का कंटेंट और आपने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट जो है उस रिज्यूम में किया है। योर रिज्यूम गिव यू द बेस्ट पॉसिबिलिटी चांस ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयर और ट्रेनर अटेंशन। तो आपका रिज्यूम ही जो होता है जो आपको सबसे बढ़िया चांस देता है, सबसे बढ़िया मौका देता है एम्प्लॉयर की अटेंशन गैदर करने का, एम्प्लॉयर की इंटेंशन लाने का। तो आप अपने रिज्यूम, अगर आपने अच्छे प्रेजेंटेशन की है, अगर आपने अपने रिज्यूम में अपनी क्वालिफिकेशन को अच्छे से कम्युनिकेट किया है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर जो है उसकी टेंशन उस पर जाती है और आपको वो हायर करने के लिए रेडी हो जाता है, आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है पहले। अब ये हो जाता है आपके पास रिज्यूम क्या है। तो देखिए, अब रिज्यूम की आप करैक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि रिज्यूम क्या होता है, इसके फीचर बताइए, तो आप लिख सकते हो कि रिज्यूम में देखिए रिज्यूम क्या होता है। ये जो है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आप अपने एक्सपीरियंस और रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को बताते हैं जिसके किसी जॉब के रिगार्डिंग। इससे जो है पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो होता है उसकी अटेंशन गेन होती है और उसके बाद जो है उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो इस तरीके से कितने सारे हेडिंग जो हैं आप इसके बना सकते हैं कि रिज्यूम क्या होता है। अब रिज्यूम के फॉर्मेट पे आते हैं और जब हम इस पर डिफरेंस पढ़ेंगे तो और बड़े सारे फीचर आपको रिज्यूम के वहाँ पे भी मिल जाएंगे जिनको आप एज ए फीचर आप जो है लिख सकते हो वहाँ पे। अब फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम क्या है, तो आपको एक रिज्यूम का फॉर्मेट रेडी करना है, ये आपको अच्छे से याद करना है जिससे आप जो है एग्जामिनेशन में अगर आपसे फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम पूछा जाता है तो आप लिख सकें। या तो वो आपसे पूछेगा कि रिज्यूम क्या है और उसके फीचर क्या है ये बताइए, एक अच्छे रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे पूछ सकता है। या फिर आपको बोलेगा कि आप एक फॉर्मेट बनाइए रिज्यूम का। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन जो है आ सकता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम व्हेन डिसाइडिंग हाउ यू रिज्यूम शुड बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे बड़े सारे फॉर्मेट हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने रिज्यूम को डिस्प्ले कर सकते हो, बता सकते हो, दिखा सकते हो। पहला तरीका होता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। अब ये क्रोनोलॉजिकल 3 टाइप के रिज्यूम यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट है आपके पास क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। अब आपसे पूछता है कि रिज्यूम कितने टाइप के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3 टाइप के रिज्यूम होते हैं। उनमें से वन है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। फॉर्मेट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। इट लिस्ट यू मोस्ट रीसेंट वर्क और एजुकेशन हिस्ट्री इन रिवर्स चरोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें आप जो है आपका जो काम है अपनी एजुकेशन हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में आप जो है वहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एंड तक जाते हैं। योर मोस्ट रीसेंट वर्क और एजुकेशन हिस्ट्री इज लिस्टेड ऑन द टॉप। जो आपका जो रीसेंट वर्क होता है, जो आपका रीसेंट वर्क होता है जो पहले लिखा जाता है, और जो आपकी एजुकेशन हिस्ट्री होती है वो बाद में यहाँ पे लिखी जाती है। या तो आप अपना रीसेंट वर्क वहाँ पे पहले लिख सकते हैं या आप अपनी एजुकेशन हिस्ट्री पहले लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब एक सैम्पल देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट अब आप समझ गए होंगे कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट क्या है। ये सबसे कॉमनली यूज्ड है और इसमें आप अपना जो है उस जॉब से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस और आप अपनी एजुकेशन हिस्ट्री वहाँ पे बताते हैं, ठीक है जी। और इसमें या तो आप अपने वर्क को टॉप पे लिखते हैं या आप अपनी एजुकेशन को टॉप में लिखते हैं। तो एक रिज्यूम में अब क्या क्या बातें जनरली होती हैं, अगर हम ये ना सोचें कि ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है तो हम ये भी इसमें चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एक रिज्यूम में ऐड की जाती हैं। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे एड्रेस। तो आप एड्रेस करके बना सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। अब ये एक एड्रेस है, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम, आपका होम एड्रेस, आपकी स्टेट का नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल जो है आपके इस तरीके से ही होनी चाहिए। जब आप फॉर्मेट बनाएं तो इन चीज़ों को ही वहाँ पे लिखें। स्टेट का नाम, फ़ोन नंबर और अल्टरनेट फ़ोन नंबर, 1 से 2 फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं और ईमेल भी अपनी वहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको वहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है वैसे आप जो है लिख सकते हैं। या जनरली आप ये बता सकते हैं कि ईमेल लिखी जाएगी, फ़ोन नंबर लिखा जाएगा, स्टेट का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले जो है उस पर्सन का नाम आएगा, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, उसकी स्टेट का नाम आएगा, उसका फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आएगा। ऐसे आप कॉर्नर पे जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे
अपना एड्रेस लिखेंगे। अब आप रिज्यूम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है जो आप बताएंगे। टू बी एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर मी ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन करियर एंड प्रोवाइड अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो आप ये बता रहे हैं कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता हूँ जो मुझे ऑफर करे ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी, मुझे सारे अवसर दे मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरे करियर की ग्रोथ के लिए, और मुझे एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट भी दे, मुझे चैलेंज भी दे, वहाँ पे डिफरेंट काम मुझे दे, ताकि मैं जो है अच्छी तरीके से उस काम को जान जाऊँ। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आप समरी बताएंगे, तो समरी में आप जो है यहाँ पे बताया गया है कि उसका जो लेटेस्ट काम है वो उसने यहाँ पे बता दिया है। एक फॉर्मेट आपको तैयार करना ही होगा। मोर देन 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आप ऐसे हेडिंग बनाएंगे। समरी आपने पहले यहाँ पे एड्रेस दिया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव का हेडिंग बनाया। ऑब्जेक्टिव में आपने ये बातें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, कैसे इनको लिखा जाता है। उसके बाद समरी आप यहाँ पे लिखेंगे। समरी में आप बता रहे हैं कि आपको उस जॉब से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है। मोर देन 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बोथ प्रैक्टिकल एंड मैनेजरल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। तो आपको मैनेजिंग जॉब से रिलेटेड पिछले 13 साल का अनुभव है, प्रैक्टिकल भी और मैनेजमेंट भी। दूसरा, पासेस ए फ्लॉलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके सारे जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हैं, ये आप बता रहे हैं। एक्सेप्शनली गुड एट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इन अ वेरिड मैनर। इसके अलावा जो अकाउंटिंग के लिए जो इंसर्ट चाहिए, जो एप्लीकेशन चाहिए, उसमें आप एक्सेप्शनली गुड हैं, बहुत अच्छे हैं। आप अलग अलग तरीके से अकाउंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब अकाउंट से रिलेटेड सारे काम जो है, सारी ट्रांजैक्शन जो है, अलग अलग तरीका का यूज़ करके आप उसको कर सकते हैं। आप उसमें एक्सेप्शनली गुड हैं। इसके बाद जो है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आप बता देंगे कि मेरे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है, मेरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ या कुछ भी है, ऐसा लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे बताना है अपना एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस, अब प्रेजेंट टाइम पे आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऑडिट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ ये फलाना कंपनी है, उसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है यहाँ पे रहे हैं बांद्रा मुंबई में। और इसमें आप क्या क्या करते थे, डीलिंग विद द डिफरेंट क्लाइंट टू अंडरस्टैंड देयर ट्रेडिंग स्कोप्स एंड स्टेटस ऑफ द अकाउंटिंग। तो वहाँ पे आप जो है क्लाइंट के साथ डील करते थे, उनकी ट्रेड से रिलेटेड उनको अंडरस्टैंड करवाते थे और उसका स्कोप बताते थे कि उसका जो अकाउंटिंग का जो स्टेटस है वो उसको बताते थे। मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल सिस्टम एंड बजट, और कंपनी का जो फाइनेंशियल सिस्टम था, कंपनी का जो बजट था, वो आप वहाँ पे बताते थे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना। उसके अलावा परफॉर्मिंग पीरियोडिक फाइनेंशियल ऑडिट टू द प्रिपरेशन ऑफ रिप्लाई टू द नोटिस टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। टाइमली टाइम आप ऑडिट भी करते थे अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंपनी में, और इसकी रिपोर्ट भी जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी को सेंड करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी को टाइम टू टाइम जो कंपनी का जो ऑडिट डिटेल होती है वो सेंड करनी पड़ती है। प्रेपरेशन ऑफ सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एंड वेल्थ टैक्स रिटर्न ऑफ द वेरियस क्लाइंट। इसके अलावा आप क्लाइंट के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और वेल्थ टैक्स से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देते थे, रिटर्न फाइल करते थे, उनके रिटर्न आप फाइल करते थे आपके नहीं क्लाइंट की। कंडक्टिंग द रेगुलर मीटिंग विद द सीनियर मैनेजमेंट, और जो सीनियर मैनेजमेंट थी आपकी कंपनी की, उसके साथ आप रेगुलरली मीटिंग भी करते थे। ये आपका जो है प्रेजेंट एक्सपीरियंस है एज ए चार्टर अकाउंटेंट। उसके बाद 2001 से लेकर 2010 तक आपने क्या क्या किया है वो आपको यहाँ पे बताना है। उससे कम का एक्सपीरियंस जो आपका है वो आपने बताना है। इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस टाइम पे आप क्या थे, इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आपकी प्रमोशन हुई और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ये अलग बात है। तो आप अप से डाउन की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे है डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट गोल एंड एसोसिएशन चार्टर अकाउंटेंट, पीतमपुरा दिल्ली। तो आप डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट गोल एंड एसोसिएशन चार्टर में अकाउंटेंट थे, जो कि पीतमपुरा दिल्ली में था। वर्क एज अ कोर टीम मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट टू द क्लाइंट अक्रॉस द वेरियस सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी उनके क्लाइंट थे, उनके जो थे आप वहाँ पे सारे ऑडिट जो है उनके टैक्स ऑडिट करते थे, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है उनके करते थे। आपकी एक पूरी टीम थी जो मिलके जो है इंडस्ट्री में जो आपके क्लाइंट थे, जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज़ होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं, उनके ऑडिट, आपके अकाउंट के ऑडिट जो है आप करवाते थे। एक एज ए टीम
सेम आप ऐसा करते थे। उसके बाद इंडिपेंडेंटली हैंडल द असाइनमेंट एंड मेंटेन द लेजन विद द क्लाइंट, तो क्लाइंट का पूरा लेजन, उसकी सारी असाइनमेंट जो है आप हैंडल वहाँ पे करते थे। अब एजुकेशन बता देंगे तो आपने देखा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल जो आपका रिज्यूम है उसमें आपने जो आप रिसेंटली में जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको बताते हुए आप नीचे जो आपका एक्सपीरियंस था वो आपने बताया और एंड में आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन बताई। तो 2010 में सीए फाइनल किया था मुंबई में, ICAI एक इंस्टीट्यूशन था वहाँ से। उसके बाद 2006 में BCom किया था, पास किया था, ये कॉलेज का नाम आपने बता दिया। उसके बाद 2003 में आपने जो है +2 क्लियर की थी अपनी CBSE, स्कूल का नाम आपने बता दिया और जगह का नाम आपने बता दिया। ये आपके जो है क्रोनोलॉजिकल तरीके से एक रिज्यूम होता है। तो इसके बाद आपके पास क्या स्किल है आप बता सकते हैं। स्किल आपके पास ये है, वेल वर्स्ड विद द MS ऑफिस, MS ऑफिस में अच्छा हूँ, वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली भी है। इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, लैंग्वेज कौन सी आती है, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप अपना बता देंगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन जरूर देंगे, I solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge and belief, कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर आपको दी है वो करेक्ट है मेरे विश्वास से, मेरे नॉलेज से। जो मैंने ऊपर लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है बाय रिज्यूम, ये सारी करेक्ट है। उसके बाद आप डेट, प्लेस और यहाँ पे आप अपना नाम लिख के ऊपर आप अपने साइन यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपके पास होता है एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, जिसमें आप जो है अपना एड्रेस लिखने के बाद, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आप अपना पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं, टॉप से बताते हैं, जो जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया वो बताते हैं। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते हैं। उसके बाद आप अपनी कोई स्किल है वो बताते हैं, पर्सनल डिटेल बताते हैं और डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो अगर रिज्यूम में आपसे वैसे पूछा जाता है कि एक रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें ऐसे लिखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। आप लिख सकते हैं कि रिज्यूम में सबसे पहले एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप बता सकते हैं कि उसमें एड्रेस लिखना है और उसके बाद आप एक एड्रेस का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं उस तरीके से। उसके बाद जो है अगर आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, वहाँ पे आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अपने ऑब्जेक्टिव भी बता सकते हैं कि आपको रिज्यूम के अंदर लिखना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना चाहता हूँ, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट अगला आपने बताना हो कि एक रिज्यूम के अंदर क्या लिखा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि सारा एक्सपीरियंस आपको फिर बताना होता है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी होती है। इस तरीके से आप 7-8 हेडिंग जो है आराम से बना सकते हो और आपका एक क्वेश्चन जो है थ्योरी का क्वेश्चन भी बन जाता है और आपने यहाँ पे जो है इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे देख लिया। तो आपको बताया गया था कि रिज्यूम 3 तरीके के होते हैं। दूसरा रिज्यूम आपके पास होता है फंक्शनल रिज्यूम। तो फंक्शनल रिज्यूम कैसा होता है? फंक्शनल रिज्यूम और स्किल बेस्ड रिज्यूम प्लेस मोर functional or skill based resume places more importance on your skills and accomplishment। तो जो फंक्शनल और स्किल बेस्ड रिज्यूम होता है ना, फंक्शनल रिज्यूम को आप स्किल बेस्ड रिज्यूम भी बोल सकते हो। इस पे आपका फोकस जो होता है वो आपकी क्या स्किल है उस जॉब से रिलेटेड और क्या क्या अकम्पलिशमेंट है उस जॉब से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है वही आपको बताना होता है। बाकी चीज़ें वहाँ पे सेकेंडरी होती हैं। मीन्स यहाँ पे द फंक्शनल और स्किल बेस्ड रिज्यूम प्लेसेस मोर इंपॉर्टेंस ऑन योर स्किल एंड अकम्पलिशमेंट, जॉब टाइटल एंड वेयर यू हैव वर्कड प्रीवियसली टेक ऑन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। आपका जॉब टाइटल क्या है और आप पहले क्या काम करते थे ये ज़रूरी नहीं है। आपको फंक्शनल रिज्यूम में, स्किल बेस्ड रिज्यूम में आपका सिर्फ उस जॉब से रिलेटेड स्किल आपने बताना होता है। इसका भी फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, अगर आप इसको देखना चाहें तो फॉर्मेट आप कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन सभी में ये चीज़ें तो आती ही हैं। एक्सपीरियंस आता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है, स्किल्स आती हैं, पर्सनल डिटेल्स आती है, डिक्लेरेशन आती है। वो तो आप बता ही सकते हो कि रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले फंक्शनल रिज्यूम में भी आप एड्रेस ही लिखेंगे, जैसे कि आपने जो है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में बताया था। रिज्यूम आपका वही रहेगा, एड्रेस जो है सेम ही रहेगा। एड्रेस वो भी। करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे आपके करियर ऑब्जेक्टिव समहाउ डिफरेंट होंगे। सीकिंग अ चैलेंजिंग करियर विद द प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज एनी टेक्निकल स्किल
एंड एबिलिटी इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। तो क्योंकि आप अपनी स्किल यहाँ पे बता रहे हो और आपकी स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी वैसा ही होगा। सीकिंग अ चैलेंजिंग करियर, आप एक चैलेंजिंग कैरियर चाहते हैं, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे और आपके जो स्किल हैं, आपकी एबिलिटी है, उसको यूटिलाइज करे। किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के सेक्टर में। अब यहाँ पे आप अपनी टेक्निकल स्किल सारी बता देंगे, जैसे हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, प्रोग्राम में जावा भी आता है, C++ भी आता है, विजुअल बेसिक भी आते हैं, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब कुछ आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सारा पता है। अडोब क्रिएटिव सूट जो है, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन भी आपको सारा आता है। तो आपने अपनी सारी टेक्निकल स्किल बता दी। फंक्शनल और स्किल बेस रिज्यूम का यही तो पर्पस था कि आपने वहाँ पे अपनी स्किल बतानी है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे जो है क्या होती हैं, सेकेंडरी होती हैं। अब इसके बाद जो है फिर आपने अपनी पर्सनल स्किल बतानी है। टेक्निकल स्किल भी बता दी, पर्सनल स्किल भी आप यहाँ बता सकते हैं कि एक्सेलेंट रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन, आप रिटन लिखने में बड़े अच्छे, ये आपकी पर्सनल स्किल है। ये तो आपकी टेक्निकल स्किल है ना, जो कि आपने कोर्स किया और ये टेक्निकलिटी आपने हासिल की, ये आपकी पर्सनल स्किल है जो आपको आती हैं। आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट भी, कार्यकुशलता बहुत ज़्यादा है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ टीम, तो आपको इंडिपेंडेंट काम करने की आदत है और आप जो है टीम का पार्ट बन के भी काम कर सकते हैं। प्रूवन लीडरशिप स्किल एंड एबिलिटी टू मोटिवेट, तो लीडरशिप क्वालिटी भी है और साथ में आप जो है किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये आपने अपनी टेक्निकल और पर्सनल स्किल आपने बता दी। तो आपका जो फंक्शनल रिज्यूम होता है उसमें सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना होता है, करियर ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं, उसके बाद आपने अपनी टेक्निकल स्किल और अपनी पर्सनल स्किल वहाँ पे बतानी होती है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब आप बता सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी चीज़ है, बतानी तो है लेकिन सेकेंडरी, फर्स्ट आपको टेक्निकल और पर्सनल स्किल ही बतानी है। तो एजुकेशन तो आपकी फिर IT सेक्टर से हो तो BTech ही होगा। BTech किया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2010-14 में किया। MG इंस्टीट्यूट था, आपने बता दिया, ये सारा आपने यहाँ पे बता दिया। अचीवमेंट क्या क्या है आपके पास, क्या क्या अचीव आपने किया है। तो आप पर्सनल अचीवमेंट हो सकती है, आप प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन कंप्यूटर स्टूडेंट जो बनाई गई थी आपके कॉलेज में, जो BTech का जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पे स्टूडेंट जो एसोसिएशन थी उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं। लेआउट आर्टिस्ट भी रहे हैं आप, MJ स्टूडेंट मैगजीन में आप जो है इस कॉलेज की जो मैगजीन थी वहाँ पे एक आर्टिस्ट भी आप रहे हैं। प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है? प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशन में आने से पहले आपके पास क्या एक्सपीरियंस था? आप टेक्निकल सपोर्ट इंटर्न IT डिपार्टमेंट, तो आपने वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट इंटर्न आप रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल फील्ड में आने से पहले आप एज इंटर्न जो है टेक्निकल सपोर्ट जो IT डिपार्टमेंट से वहाँ पे रहे हैं। किसी भी बिजनेस सर्विस में आपने यहाँ कहाँ से किया, आपने इस एरिया से आपने ये चीज़ की, आपने एड्रेस भी वहाँ पे बता दिया। उसके बाद प्रोवाइडेड लेवल 1 सपोर्ट, हैंडल ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस एज वेल एज मॉनिटरिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ IT, तो आपने वहाँ पे जब आपने प्री प्रोफेशनल एज ए ट्रेनी काम किया तो वहाँ पे आपने ट्रबल शूटिंग को हैंडल किया है, मेंटेनेंस को हैंडल किया है, मॉनिटरिंग की है, IT की डेवलपमेंट की है। रेफरेंस जो है यहाँ पे आप जो है दे सकते हैं, विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, अगर आप बोलेंगे तब रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कई बार रेफरेंस भी माना जाता है कि क्या आपका उस इंडस्ट्री में या उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई रेफरेंस है। इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेरेशन सेम रहेगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आई सॉल्वली डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट इज़ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ ये मेरे नॉलेज में और मेरे बिलीफ में बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर से डेट और टाइमिंग वैसे ही होगी, यहाँ पे आप अपना नाम लिखे, यहाँ पे साइन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरे तरीके का जो रिज्यूम होता है उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिज्यूम। कम्बिनेशन रिज्यूम क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट जो होता है ना रिज्यूम का, उसका कम्बिनेशन होता है। दे कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंटल लिस्ट ऑफ
पर्सनल एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन हिस्ट्री, इसमें आप जो है सीक्वेंस तरीके से सारी अपनी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन हिस्ट्री बताते हो। ये भी जो है बड़ी बार यह यूज़ होता है। इसका फॉर्मेट की कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्मेट ऊपर में से भी आप कोई एक तैयार कर लेंगे तो चल जाएगा। तो इस तरीके से आप रिज्यूम को यहाँ पे बना सकते हैं। और रिज्यूम अगर आपसे पूछा जाता है कि रिज्यूम क्या होता है और रिज्यूम कितने टाइप का होता है और रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक रिज्यूम के अंडर जो है एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से जो है जो एम्प्लॉयर होगा आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। आप बता सकते हैं दूसरा पॉइंट वहाँ पे कि एक रिज्यूम के अंदर जो है आपको अपना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है आपका, वो भी आप बता सकते हैं कि वो होना चाहिए। उसके बाद आप बता सकते हैं कि रिज्यूम के लिए बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे रिज्यूम में बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी सारी टेक्निकल और पर्सनल स्किल अपनी वहाँ पे बताएं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि एक अच्छे रिज्यूम में अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को भी अच्छे से बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा आपके पास और कौन सी स्किल है वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो है आपके फादर का नाम, मदर का नाम, कौन सी कैटेगरी अगर पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है डिक्लेरेशन देना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे आप चीज़ों को बता सकते हो। और जब आप ये हेडिंग लिख रहे हो तो आप एग्जाम्पल भी उठा के यहाँ से दे सकते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे लिखी जाती है, या फिर जो है बायोडाटा, अपना बायोडाटा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है ऐसे। और अगर आपको फॉर्मेट बनाने के लिए आता है तो इन दोनों फॉर्मेट से कोई एक फॉर्मेट रेडी कर लो, वो फॉर्मेट आप बता सकते हो।